Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is what changed after October Revolution. क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल है, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था और इसके रिजल्ट क्या हुए थे। तो अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद का जो टाइम था, बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे हमने फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ा था। तो फरवरी रेवोल्यूशन में हमने देखा कि जो मोनार्क था उसको एब्डिकेट कर दिया गया था, मोनार्क को हटा दिया गया था और वहाँ पर क्या बन गया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी। तो अब ये जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो काम हुआ, लास्ट में हमने देखा था ना कि सारी चीज़ों पर किसका कंट्रोल हो गया, जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक का कंट्रोल हो गया था। तो अब बोल्शेविक पार्टी ने पावर में आकर क्या किया वो देखना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस हमने देखा था कि जो लेनिन थे, लेनिन एग्जाइल से आने के बाद जब प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने अपनी अप्रैल थीसिस रखी थी, जिसमें 3 डिमांड उन्होंने रखी थी। वो 3 डिमांड क्या थी बच्चे, याद है आपको, भूल गए? कौन कौन सी थी 3 डिमांड्स? वार शुड बी एंड, कि जो युद्ध हो रहा है उसको खत्म कर दिया जाए, एंड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीजेंट्स, जो लैंड है वो पीजेंट्स को दे दी जाए, और बैंक शुड बी नेशनलाइज, और जो बैंक हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। तो ये 3 डिमांड थी। तो सबसे पहले क्या किया, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट, जो बोल्शेविक पार्टी आई उसने सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन किया अपनी अप्रैल थीसिस का। अप्रैल थीसिस को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया। क्या किया उसने सबसे पहले, बैंक्स वर नेशनलाइज बाय नवंबर 1917। नवंबर 1917 में अक्टूबर आया, अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। तो अक्टूबर में तो रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन के बाद नवंबर में 1917 में उसने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जो अप्रैल थीसिस थी। सबसे पहले जो भी बिग इंडस्ट्रीज थी उनको और बैंक का नेशनलाइज कर दी। नेशनलाइज करने का क्या मतलब था, जो उनकी ऑनरशिप थी और जो उनका मैनेजमेंट था, जो उनकी देखरेख थी, वो किसके अंडर कंट्रोल चली गई, गवर्नमेंट के। कि जो अब जो भी उसमें उसके ऑनरशिप होगी या फिर उसमें जो भी मैनेजमेंट किया जाएगा वो सब अंडर कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। कोई भी किसी भी तरह की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह जाएंगे। एंड और क्या किया, एक जो 3 अप्रैल थीसिस थी उसमें से एक तो पूरी हो गई। फिर क्या था, लैंड डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी प्राइवेट, और जितने भी अपोज किया उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज को। ये तो कहा था कि जो लैंड है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए फार्मर्स को, पीजेंट्स को। तो जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया कि जो लैंड है वो सबकी है, इक्वली सबकी है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास तो बहुत बड़ी लैंड है और कुछ उस पर नौकर बनकर काम कर रहे हैं। तो उसने उसको अपोज किया और कहा कि जो भी लैंड है वो सोशल प्रॉपर्टी है, सब लोग उस पर प्रोडक्शन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ कहाँ पर, रूरल एरिया में। अब सिटीज में क्या हुआ, सिटीज में जो लार्ज हाउसेस थे, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, जो प्रॉस्पेरियस थे, प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लैंड ऑनर्स थे, उन्होंने क्या किया था, वो बहुत बड़े बड़े घर बनाए हुए थे, महल बनाए हुए थे, उसमें रह रहे थे वो लोग। तो उसमें क्या हुआ, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट आई उसने क्या किया कि जो भी बड़े बड़े घर थे उनमें पार्टीशन कर दिया गया। पार्टीशन करने के लिए क्या कहा गया कि एज पर फैमिली रिक्वायरमेंट, कि जितनी फैमिली को रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसको इतना पोर्शन दिया जाए, बाकी का जो पोर्शन है दूसरे लोगों को दिया जाए जो हाउसिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 लोग और बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, बहुत बड़े घर में रह रहे हैं और एक बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो जो बहुत बड़े बड़े घर थे उनको पार्टीशन कर दिया गया और पार्टीशन करके कुछ जितनी उनकी नीड थी, जितने रिक्वायरमेंट थी उनको दे दिया गया और बाकी का दूसरे लोगों को, जो नीडी पीपल्स थे,
उनको दे दिया गया। और ऑल टाइटल्स टू एरिस्टोक्रेसी बैंड। जो प्रॉस्पेरिस पीपल थे, अपर स्ट्रेटा के लोग थे, लैंड ओनर्स थे, जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स थे, उनको जो टाइटल दिए थे, उनके एरिस्टोक्रेसी दिखाने के लिए जो टाइटल उन लोगों को दिए गए थे, वो सब बैन कर दिए कि किसी भी टाइटल से कोई किसी को नहीं पुकारेगा, सब इक्वली हैं। ये इक्वलिटी शो करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए ऐसा किया कि जो भी ओल्ड टाइटल्स हैं एरिस्टोक्रेसी के, वो सब बैन, कोई नहीं बोलेगा उन टाइटल्स को। और न्यू यूनिफॉर्म फॉर आर्मी एंड सोल्जर्स एंड ऑफिशियल डिजाइन, एक नया लुक देने के लिए जो आर्मी थी, सोल्जर्स से, ऑफिसर्स से, उनको एक नया लुक देने के लिए क्या किया बच्चे, उनके लिए एक नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की। और उस नई यूनिफॉर्म में क्या किया, एक हेड को डिज़ाइन किया गया जिसको कहा गया बुधेनोव का हेड। एक अलग ही आपकी बुक में है, आप देखिए उस पर पिक्चर दी हुई है और उसमें उसका वो भी दिया हुआ है, साइन भी दिया हुआ है, मार्क भी दिया हुआ है। तो अलग दिखाने के लिए उन लोगों के लिए एक नई यूनिफॉर्म को बनाया गया। बॉल्शविक पार्टी ऑल्सो रीनेम्ड। प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब अप्रैल थीसिस दी थी लेनिन ने, तब उसने कहा था कि अब जो बॉल्शविक पार्टी है उसको रीनेम कर देना चाहिए। और रीनेम क्या करना चाहिए उसका, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। यही तो कहा था कि अब जो ये बॉल्शविक पार्टी है इसका रीनेम कर देना चाहिए, इसका नेम चेंज कर देना चाहिए और इसको क्या कर देना चाहिए, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो तब तो हो नहीं पाया, तो वो अब जब वो पावर में आए तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया। जो बॉल्शविक पार्टी थी उसका नाम चेंज करके उन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, तो क्या लग रहा है आपको, कि लग रहा है कि भाई वाह बहुत अच्छी गवर्नमेंट आई है, सारे लोगों के वेलफेयर में वर्क करती है और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही हैं, सारी चीज़ें चेंज भी हो रही हैं और स्मूथली चलती जा रही हैं। तो क्या ऐसा वाकई में था, क्या ऐसा वाकई में था कि जो भी गवर्नमेंट है वो स्मूथली रन कर रही है? क्या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम भी थी। ये तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने बैंक को नेशनलाइज कर दिया, जो भी बिग इंडस्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया, उनकी पूरी ऑनरशिप गवर्नमेंट को दे दी। उसके बाद जो भी लैंड थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह गई। सिटीज़ में जो बहुत बड़े बड़े हाउस थे उनको पार्शन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू फैमिली नीड। जो भी टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी को शो करने के, उन सबको बैन कर दिया गया। नई यूनिफॉर्म को डिज़ाइन कर दिया गया। तो और बॉल्शविक जो पार्टी थी उसको रीनेम कर दिया गया, उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। तो यहाँ से हमें ऐसा लग रहा है कि शायद सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली चल रही थी, बहुत ही स्मूथली गवर्नमेंट रन कर रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। और प्रॉब्लम्स क्या थी बच्चे? प्रॉब्लम्स आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो इस रेवोल्यूशन के बाद कुछ प्रॉब्लम भी फेस की गई। वो प्रॉब्लम क्या थी? इन नवंबर 1917, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, नवंबर 1917 में ही हुआ था ये सारा चेंज। और उसी के साथ साथ जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था रशिया, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन नवंबर 1917 इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय बॉल्शविक पार्टी। क्या जो कॉन्फिडेंट था वो किसका कॉन्फिडेंट? बॉल्शविक पार्टी का। जो कॉन्फिडेंट था वो ओवर कॉन्फिडेंट जा रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि वो कब कॉन्फिडेंट उसका ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ओवर कॉन्फिडेंट की बात क्यों कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पर? ओवर कॉन्फिडेंट से यहाँ पर मतलब है कि उसने ये सोचकर पहले डिमांड की थी कि कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्म किया जाए। तो वही वो करने जा रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्म करने जा रहा था। और उसके लिए क्या किया उसने? इलेक्शन कराए। उसका मानना था कि इलेक्शन में जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो लोगों की जो मेजॉरिटी फेवर है उसको उसका सपोर्ट, जो मेजॉरिटी का सपोर्ट था वो उसको नहीं ले पाया, उसमें वो फेल हो गया। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो दूसरी पार्टी की बन गई।
ये तो हार गया, ये तो फेल हो गया उसमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करने के लिए। अब नवंबर हो गया, नवंबर के बाद दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद क्या आता है? यस, जनवरी आता है। तो वो 2 महीने चीज़ें चली। उसके बाद क्या हुआ? इन जनवरी 1918, अब 1918 की बात हम कर रहे हैं। क्या हुआ? असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शेविक मेजर्स। जो असेंबली इलेक्ट हुई थी, जो असेंबली इलेक्ट हुई थी, उसने क्या किया कि जो भी बॉल्शेविक मेजर्स थे वो सब उसने डिसमिस कर दिया। एंड वो सब जो ये जो न्यू असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने रिजेक्ट कर दिए बॉल्शेविक मेजर्स। जो बॉल्शेविक की जो भी उसके नियम थे या फिर रूल्स रेगुलेशंस थे वो रिजेक्ट कर दिए। तो क्या हुआ? एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। तो लेनिन ने क्या किया? किस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। उन्होंने तो उसके मेजर्स को डिसमिस किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, लेकिन लेनिन ने उस असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस कर दिया? डिसमिस करने का कारण क्या था? उसने कहा था कि बहुत ही अनसर्टेन कंडीशन में ये असेंबली इलेक्ट हुई है, कि जो भी अभी जो सिचुएशन थी वो बहुत अनसर्टेन थी, और जब इसमें इसको असेंबली को इलेक्ट कर लिया गया है, और इससे अच्छी तो जो रशियन सोवियट्स हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेसी है उनमें। तो इसीलिए ये कहकर ये इसको वो देकर अपने आर्ग्यू देकर इसको डिसमिस कर दिया, असेंबली को डिसमिस कर दिया। अब जो पोजीशन में था उसी को डिसमिस कर दिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जा रही थी उसके अपोजिट, उसको डिसमिस कर दिया। डिस्पाइट अपोजिशन इन मार्च, अब मार्च में आकर क्या किया? मार्च 1918 में बॉल्शेविक मेड पीस ट्रीटी विद जर्मनी। बहुत सारे लोग उसके अपोजिशन में थे, बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसको अपोज कर रहे थे। उसके बाद भी इस अपोजिशन के साथ भी उसने ब्रेस्ट लिटोस्क एक जगह का नाम है, वहाँ पर जर्मनी के साथ क्या किया? पीस ट्रीटी की। और जबकि बहुत सारे लोग उसके अपोज से कर रहे थे उसको, इस ट्रीटी के फेवर में नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने वो ट्रीटी की। एंड ओवर द ईयर Bolshevik the only one party to participate in the election। अब क्या हुआ? जो वो थी पार्टी उसके पोजीशन में थी उसको डिसमिस कर दिया है। तो बहुत सालों तक क्या हुआ कि बॉल्शेविक की एक अकेली पार्टी रह गई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड रशिया बिकम द वन पार्टी, एक सिंगल पार्टी बन गई, ओनली पार्टी बन गई, सिंगल पार्टी बन गई। अब ट्रेड यूनियंस वर कैप्ट अंडर कंट्रोल, सीक्रेट पुलिस, जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी बन रही थी वो सब किसने? बॉल्शेविक ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। और अंडर कंट्रोल करने के बाद जो एक पुलिस जिसका नाम था चेका फर्स्ट या फिर OGPU और NKVD, इनको अपॉइंट कर लिया गया। किस लिए अपॉइंट कर लिया गया? कि अगर कोई भी बॉल्शेविक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है या फिर इसको अपोज करता है, तो ये जो सीक्रेट पुलिस थी चेका फर्स्ट, इसका क्या काम था कि ये उन लोगों को पकड़ कर क्या करेगी? पनिश करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी सेंसरशिप लगा दी। अब इस सेंसरशिप से लोग क्या होने लगे? परेशान होने लगे। बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किलें, बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो बनकर आई, बहुत स्ट्रिक्ट बन गई, बहुत सारी चीज़ों पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप लगाने से क्या हुआ? लोग उसको अपोज करने लगे। तो अपोज करने से क्या हुआ? एक कंट्री में ही सिविल वार शुरू हो गया। अभी सिविल वार में क्या हुआ वो हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस टॉपिक। हमने इस टॉपिक में देख लिया कि जो इम्प्लीमेंटेशन थे वो क्या हुए अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, और जो प्रॉब्लम्स थी वो कौन कौन सी थी, प्रॉब्लम्स कैसे फेस की गई। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो है द सिविल वार। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड टॉपिक इज द सिविल वार। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।